तो यूपी में स्कूलों के मर्जर पर सियासत भी गर्मा गई। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा है। पीडीए के वंचित समाज को वंचित करने का षड्यंत्र। बीजेपी शिक्षा का अधिकार छीनना चाहती है, तो अखिलेश यादव ने निशाना साधा है और अखिलेश यादव ने पोस्ट करके निशाना साधा है। यहां पर शिक्षा का अधिकार छीनना चाहती है सरकार। स्कूल विवाद पर यूपी की सियासत गर्मा चुकी है और अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा पीटीए के वंचित समाज को और वंचित करने का षड्यंत्र है। ये अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि शिक्षा ही विकास की सबसे बड़ी कसौटी होती है। बीजेपी सरकार की शिक्षकों के पीछे गहरी साजिश है, तो यहां पर साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है अखिलेश यादव ने। आज कांग्रेस भी करीब 3 बजे के आसपास विरोध प्रदर्शन में शामिल होगी। बीजेपी आने वाली पीढ़ी से शिक्षा का अधिकार छीनना चाहती है, यह आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने। गांव के स्कूल बंद होने के बाद बीजेपी के साथ वहां स्कूल खोलेंगे, जिससे बीजेपी वाले अपनी दारवादी सोच के बीच बोल सके। बीजेपी अपनी प्रभुत्ववादी सोच से अनपढ़ों की भीड़ चाहती है, तो बड़ा निशाना साधा है अखिलेश यादव ने। शिक्षित परमार्थ के प्रेरित व्यक्ति बीजेपी के समर्थक नहीं हो सकते हैं। शिक्षा प्रसारित होने से बीजेपी की राजनीति जड़ कमजोर हो जाएगी, ये निशाना साधा है अखिलेश यादव ने। और आपको बता दें कि जब से विलय की बात हुई, उसके बाद से अखिलेश यादव लगातार शिक्षा प्रणाली को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे। उन्होंने साफ तौर कहा कि स्कूल ही नहीं दिखेगा तो शिक्षा के साक्षात प्रेरणा ही खत्म हो जाएगा। यह अखिलेश यादव ने निशाना साधा है और आपको बता दें कि इसे लेकर साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा जा रहा है। वहीं हमारे सहयोगी मानस श्रीवास्तव हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। मानस, अब आर पार की लड़ाई और सवाल यहां पर हाईकोर्ट तक भी पहुंच चुका है। आज सुनवाई भी होगी। जानना ये चाहेंगे कि आज कांग्रेस भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होगी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव जमकर निशाना साध रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये एक दबाव के चलते हो सकता है कि इस पर समझा जाए, गंभीरता दिखाई जाए, मंथन किया जा सके? जी देखिए, निश्चित तौर पर सिर्फ अखिलेश यादव ही क्यों, संपूर्ण विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है और योगी सरकार से लगातार सवाल पूछ रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी में यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। करीब 3 बजे जो जिलाधिकारी कार्यालय है वहां पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। आज सुबह स्वामी प्रसाद मौर्य अपने मोर्चे के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ निकले। हालांकि वो राजभवन तक नहीं पहुंच पाए, उनको रोक दिया गया बीच में ही, लेकिन वहां पर उन्होंने भी एक मांग पत्र सौंपा है। संजय सिंह ने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से इस मुद्दे को उठाया है। आम आदमी पार्टी कल पूरे उत्तर प्रदेश में इस विलय के विरोध में प्रदर्शन कर चुकी है। तो लगातार इस मामले में चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरे संगठन हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी लोग इस सवाल को उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, स्कूलों का विलय क्यों किया जा रहा है ऐसे वक्त में, जबकि 4 लाख के करीब छात्र जो है बीते कुछ वर्षों में शिक्षा को जो स्कूलों को छोड़ चुके हैं, जो ड्रॉप आउट रेट है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में सरकार विलय की बात क्यों कर रही है? क्योंकि एक बड़ा ही मौलिक सवाल ये उठाया जा रहा है कि शहरों में तो तमाम संसाधन है, लेकिन गांव देहात में एक गांव में एक प्राइमरी स्कूल होता है जहां पर कोई साधन नहीं होता कि बच्चों को वो किसी दूसरे गांव में या कहीं 2-4 किलोमीटर दूर भेज सके, किसी कैब को कर सके या कोई स्कूल वैन कर सके। तो ना उनकी वो कैपेसिटी होती, ना वहां पर इस तरह की सुविधाएं होती हैं। तो ऐसे में अगर किसी गांव का स्कूल बंद होता है तो अगर वहां 30 भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो 30 बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार का तर्क इसमें दूसरा, सरकार का कहना है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर टीचर्स बहुत कम है या बच्चे बहुत कम है और पड़ोस के स्कूल में भी उतने ही है, तो अगर दोनों को मिला दिया जाएगा तो टीचर्स की भी भरपाई हो जाएगी, जरूरत के हिसाब से हो जाएंगे और बच्चे भी जरूरत के हिसाब से हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये इस कमी को भी दर्शाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मैं न्यूज़ 24 ने इस मुद्दे को उठाया। मैं खुद ग्राउंड पे गया, मैंने देखा कि बहुत सारे मुझे ऐसे स्टूडेंट मिले जो उन्हीं प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ करके डॉक्टर बने और प्रोफेसर बने। उस वक्त वहां पर बच्चों की तादाद बहुत होती थी, लेकिन अब अगर संख्या घट रही है तो उसके पीछे की कुछ मूलभूत कुछ परेशानियां हैं, कुछ दिक्कतें सरकार को उसको भी समझना चाहिए। जैसे जो शिक्षक संघ के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि 118 तरीके के काम शिक्षकों से लिए जाते हैं। जनगणना से लेकर के मतगणना तक के तमाम सारे काम वो शिक्षकों से लिए जाते हैं। ऐसे में अगर किसी स्कूल में 1 या 2 शिक्षक अगर वो दूसरे काम में चले गए तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? दूसरी बात, बिल्डिंग जो है, जो स्कूल के भवन है वो जर्जर हो चुके हैं, उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया नहीं जा रहा है, लिहाजा
जो सक्षम लोग हैं, या जो मध्यम वर्ग में है या निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने को मजबूर हैं। अगर स्कूलों में अच्छी व्यवस्था हो, सरकारी स्कूलों में, तो लोग क्यों निजी बिल्कुल स्कूलों का मानस, रुख करेंगे अहम जहां सवाल पर तो फीस यही बहुत उठता ज्यादा है कि उस स्कूल की व्यवस्था को ही दुरुस्त कर लिया जाए। आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं आपको बता दें कि मायावती ने भी ट्वीट किया है और साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधा है। यह आदेश यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से प्रदेश के सभी जिला अधिकारी और जिला राज्य परियोजना अधिकारी को बीते 16 जून को भेजा गया था। और आपको बता दें, ये जो हम आपको दिखा रहे, जो ऑर्डर भेजा गया था, उसके बाद से ही अब इसे लेकर सियासत भी हो रही है। प्रदेश के तमाम सियासी दल, तमाम विपक्षी दल इसे लेकर सरकार को निशाना साध रहे हैं। क्या बदलाव हुआ है, जो इसके ऑर्डर आए वो आपको बता दें। इसके तहत प्रदेश भर के सभी सरकारी प्राइमरी स्कूलों का सर्वे किया जा रहा है। इसके लिए 2 तरह की मानक तय किए गए हैं। आदेश के मुताबिक बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन आने वाले उन परिषदीय स्कूलों को विलय की श्रेणी में लाया जाएगा जहां 50 से कम स्टूडेंट होंगे, जबकि कुछ जिलों में स्कूलों के लिए 20 से कम छात्रों का भी फॉर्मूला रखा गया है। मतलब यह है कि जिन स्कूलों में 20 या फिर उससे भी कम बच्चे हैं, तो फिर उस स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। कम शिक्षकों वाले स्कूलों के लिए भी यहां फॉर्मूला तैयार किया गया है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के आदेश के बाद स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने सभी बीएसए से 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का यहां पर ब्यौरा मांगा है। मानक, जैसा कि सवाल यही उठता है कि ये जो बदलाव किया गया है और ग्राउंड जीरो से आपने वहां पर गए लोगों के रिएक्शन भी लिए, अगर उसी स्कूल को दुरुस्त कर दिया जाए, क्योंकि क्या होता है ना, आमतौर पर लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है दूर स्कूल भेजना। अक्सर क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो पास के स्कूल में भेजना चाहते हैं। खासतौर पर अगर बात कर ली जाए, लड़कियों के लिए सुरक्षा भी एक मैटर करता है। यही वजह है कि विपक्ष इसे लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो बेसिक शिक्षा परिषद के जो स्कूल है, वहां शिक्षकों की भारी कमी है। दूसरी बात, जो शिक्षक हैं वो भी बहुत दबाव में है, उनके पास दूसरे बहुत सारे काम है पढ़ाई के अलावा। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सरकार भले ही ये कह रही हो कि हम शिक्षकों की कमी को इस तरह से पूरा कर लेंगे और जो संसाधन उसका बेहतर उपयोग हो पाएगा, लेकिन एक बहुत वाजिब सवाल है, जब हम शहरों से बाहर निकलते हैं, जब ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, तब वहां पर ये देखना बहुत जरूरी होता है कि बहुत सारे ऐसे रास्ते होते कि एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा पाते। कितनी तस्वीरें हम लोग दिखाते हैं कि जब पानी बरसता है तो एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए कहीं पुल नहीं है, लोग कैसे कैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर। हम ही लोग इस तरीके के विजुअल चलाते हैं, निश्चित तौर पर सरकार भी देखती है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर वो बच्चे वहां तक कैसे जाएंगे। स्कूल में तो मान लीजिए कि लखनऊ में बहुत सारे स्कूल हैं जहां पर अब पहले आउटर के एरिया थे, वहां पर कॉलोनीज बन गई हैं, वहां पर भी पहले बच्चे पढ़ते थे। जैसे मैं लखनऊ के इसी निशादगंज, यहाँ से मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर है, उस गली के एक प्राथमिक स्कूल में गया जो बंद होने की सूची में शामिल है। वहां पर मैं उस स्कूल के आस पड़ोस में रहने वाले बहुत सारे परिवारों से मैंने बात की, तो मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा कि हम लोग इसी स्कूल से पढ़े, इतनी अच्छी शिक्षा की गुणवत्ता थी कि यहीं से हमारी नींव मजबूत हुई और हम लोग अलग अलग पदों पे पहुंचे। कोई प्रशासनिक अधिकारी बना, उसी एक मुकेश श्रीवास्तव जी थे, उनसे मेरी मुलाकात थी, वो प्रोफेसर है, 2 गोल्ड मेडल उन्होंने जीते हैं और इस वक्त उनकी एज 74 हो रही है। उन्होंने बताया कि उनके भाई बहन भी इसी स्कूल से पढ़े, दोनों डॉक्टर बने। वो खुद बहुत विचलित थे इस तरीके की बात सुन करके कि स्कूल क्यों बंद हो रहा है, बेहतर होता कि यहाँ शिक्षा की व्यवस्था की जाती। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने बहुत सारे लोगों से प्रयास किया, पार्षद से कहा, विधायक से कहा कि वो कुछ पैसा डोनेट कर सकते हैं, कुछ लोग जो अब स्कूल में पढ़ के सक्षम हो चुके हैं वो डोनेट करके यहाँ पर इस बिल्डिंग को अच्छा बना सकते हैं, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हुई। तो ये ये कह सकते हैं कि एक प्रशासनिक चूक है, प्रशासनिक लापरवाही है कि जिन स्कूलों को बेहतर किया जा सकता था, अगर आज आप उनको बंद करने की बात कर रहे हैं तो ये एक सियासी मुद्दा दूसरे लिहाज से हो सकता है कि बहुत सारे पेरेंट्स इससे नाराज होंगे, एक बड़ा वर्ग उससे नाराज हो जाएगा जिसमें विपक्ष उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। सवाल को उठा करके तो सियासी लोग इस लिहाज से भी, इस नजरिए से भी चीजों को देखते हैं। लेकिन एक आम अभिभावक की परेशानी ये होती है कि वो चाहता है कि वो अपने बच्चे को पड़ोस के स्कूल में भेज सके, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, इतने संसाधन नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चे के लिए कोई कैब बुक कर सके, महीने के लिए कोई स्कूल वैन हायर कर सके, स्कूल की बस हायर कर सके, क्योंकि वो खुद ही गरीबी से जूझ रहा है। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो निजी स्कूलों की फीस भर सके। तो ऐसे में उसके पास क्या विकल्प होगा?
जिस पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है कि वो स्कूल वैन कर सके, ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो किसी निजी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा पाएंगे या फिर इतनी दूर अपने बच्चे को भेज पाएंगे। ये एक बड़ा संकट है, ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है और ये कह रहा है कि सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए। अभी तक कुल 5000 स्कूल ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनके विलय होने की बात की जा रही है। भविष्य में जब ये प्रक्रिया पूरी होगी तो करीब करीब 27,000 स्कूल इसकी जद में आएंगे और ये आंकड़ा बहुत बड़ा होगा। निश्चित तौर पर इससे शिक्षा प्रभावित होगी। एक तरफ सरकार स्कूल चलो अभियान चलाती है, राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है, दूसरी तरफ अगर विद्यालय इस तरह से बंद किए जाएंगे तो निश्चित तौर पर अभिभावकों को भी परेशानी होगी। मुझे लगता है कि ये एक प्रशासनिक फैसला था जिसमें निश्चित तौर पर सरकार इस बारे में संभवतः विचार करे और कोई रास्ता निकाले। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये सियासी लिहाज से भी एक बड़ा मुद्दा बन गया और पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। बिल्कुल मानस, और ये बड़ा मुद्दा बनना ही था। लेकिन मानस, ये जानना चाहेंगे कि इससे सीधा जो अभी तक डाटा आया है, कितने बच्चों पर इम्पैक्ट हो रहा है करीब, अगर बात की जाए, और पेरेंट्स से भी आपने रिएक्शन लिया होगा क्योंकि वही स्कूलों में पहले की बात की जाए तो कुछ जैसा कि आप बता रहे हैं, उन लोगों से भी बातचीत की, वो बड़े अफसर भी बने हैं और अभी इन बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाएगा अगर ये लागू हो जाता है। तो क्या कहना है उन पेरेंट्स का? देखिए, जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते, यहाँ तक कि शिक्षक भी नहीं चाहते हैं। शिक्षक भी ये चाहते हैं कि स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए और जो शिक्षकों का संगठन है वो ये कह रहा है कि आप खाली पदों को भरिए और जो दूसरे काम, जो गैर जरूरी काम, जो गैर शैक्षणिक कार्य है, अगर वो बंद कर दिए जाएं तो वो ये दावा कर रहे हैं कि हम इन्हीं स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाएंगे क्योंकि इन्हीं स्कूलों में जब शिक्षा की गुणवत्ता जब अच्छी होगी। अब आप सोचिए कि 5000 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां पर सिर्फ एक शिक्षक है। बड़ी जायज बात कही शिक्षक संघ के लोगों ने कि वही एक शिक्षक कैसे संभव है कि वो हिंदी भी पढ़ाएगा, वो अंग्रेजी भी पढ़ाएगा, वो गणित भी पढ़ाएगा, वो विज्ञान भी पढ़ाएगा, सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकता है? इतना तो महारथी कोई नहीं है। तो निश्चित तौर पर वहां पर खाना पूरी की जाती है। उसके बाद उसी की जिम्मेदारी है कि वो मिड डे मील भी बनवाएगा, सब्जी लेकर के आएगा, फिर खाना पकवाएगा, फिर बच्चों को खिलाएगा। उसके बाद उसकी ड्यूटी कहीं लगा दी जाएगी तो वो बीएलओ का काम करने मतदाता पर्ची लेकर के निकल जाएगा। तो वो इतना काम करने के बाद वो बच्चों को पढ़ाएगा कब? ये एक बड़ा वाजिब सवाल है। तो इसको लेकर के भी लगातार डिमांड है कि अगर शिक्षकों से सिर्फ शिक्षा का ही कार्य लिया जाए तो स्कूलों की स्थिति बेहतर हो सकती है, छात्रों की संख्या बढ़ेगी और जो एक जो सरकार की जो एक मंशा होती है किसी भी सरकार की कि उसके यहाँ जो शिक्षा की दर है वो ज्यादा हो जाए, तो इसके लिए सरकार को जो मूलभूत आधारभूत ढांचा है उसको दुरुस्त करने पर ध्यान देना होगा। स्कूलों के विलय करने से या स्कूलों के बंद करने से कोई हल नहीं निकलेगा। शिक्षक संघ देखिए ये भी कह रहा है कि ये जो सरकार कह रही है कि स्कूल का विलय कर रहे हैं, हम पेयर कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, दरअसल जब आप एक स्कूल के बच्चों को दूसरे स्कूल में भेजेंगे तो पहला वाला स्कूल तो बंद ही हो जाएगा ना। तो इस तरीके से इसको ऐसे क्यों ना समझा जाए कि आप स्कूल बंद कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और यही एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है जो विपक्ष जिस पे सरकार को घेर रहा है। बिल्कुल मानस, सवाल तो यही उठता है कि देखिए, एक शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे आप विकास की राह पर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस तरह से विलय हो जाना अब उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी परेशानी हो रही है कि भेजे तो कहां भेजे। और अहम सवाल ये उठ जाता है कि शिक्षक की कमी है तो शिक्षक की भर्ती और ज्यादा हो तभी बेहतरी हो पाएगा, ना कि विलय करना एक सॉल्यूशन है। क्या लगता है आपको? अब विपक्ष भी इस मुद्दे को बहुत पुरजोर तरीके से उठा रही है, क्या इस पर दोबारा मंथन किया जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अचानक इस मामले में विपक्ष आक्रामक हुआ है, निश्चित तौर पर एक दबाव तो बनाया जा रहा है और हो सकता है कि सरकार इस पर विचार भी करे क्योंकि ये प्रदर्शन अब रुकेगा नहीं। अभी जगह जगहों पे जो शिक्षक हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत जगह अभिभावकों ने भी रोष जताया। अभी रायबरेली की अगर हम बात करें तो रायबरेली में बहुत सारे शिक्षकों ने और छात्रों ने मिलकर के इसका विरोध किया और कहा, सरकार को ज्ञापन भेजा, कहा कि इस आदेश को आप वापस लीजिए क्योंकि इससे शिक्षा प्रभावित होगी। तो निश्चित तौर पर एक ये बड़ा सियासी मुद्दा बनने जा रहा है और हो सकता है कि सरकार इस पर विचार करे, इस पर मंथन करे और उसका कोई रास्ता निकाले क्योंकि स्कूल बंद करना कोई विकल्प नहीं है। स्कूलों में शिक्षा की बेहतर व्यवस्था हो, वहां पर स्टूडेंट्स ज्यादा आए, लोग निजी विद्यालयों का रुख छोड़ करके सरकारी स्कूलों में आना पसंद करे, ये ज्यादा बड़ा सवाल है। लोग ये भी कह रहे हैं पेरेंट्स की इन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़ करके, अगर आप देखिए सिविल सर्विसेज में जो लोग एग्जाम क्रैक करते हैं उसमें देखिए आप सरकारी स्कूलों की बच्चों की संख्या पहले कितनी हुआ करती थी, लेकिन जब शिक्षा की गुणवत्ता ही गिरने लगेगी, जब शिक्षक पढ़ाने ही नहीं आएगा, उसका पूरा दिन जनगणना मतगणना और बीएलओ की पर्ची बांटने में निकल जाएगा, जब वो पूरे दिन बाजार से सब्जी ला करके मिड डे मील पकवाएगा और उसके बाद फिर वहां पर उसके दूसरे काम लिए जाएंगे,
तो वो पढ़ाएगा कब? निश्चित तौर पर शिक्षक एग्जॉस्ट बिल्कुल मानस, ये बहुत अहम मुद्दा, और इस पर मुझे लगता है कि मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि एक अगर शिक्षक और भी ज्यादा काम करेंगे और जिम्मेदारी उठाएंगे तो आखिर शिक्षा पर कितना वो फोकस दे पाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।